यूपी में स्थानीय चुनाव को लेकर मचा है संग्राम। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन से पहले कई जिलों से बड़ी हिंसा की खबरें आईं। कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं हो गई बमबारी। यूपी के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के बीच ऐसे बमबारी हुई। बाजार के बीचों बीच हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया और साथ ही गोलीबारी भी की गई। तो वहीं जौनपुर में बदमाशों ने केराकत विधायक के प्रतिनिधि पर हमला बोल दिया। हमले के बाद गुस्साए लोगों ने 3 बदमाशों की जमकर पिटाई की। इटावा में तो बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र दोहरे पर उपद्रवी ने जानलेवा हमला कर दिया। यूपी के बस्ती में भी बीजेपी और बीजेपी के बागी उम्मीदवार के समर्थकों में मारपीट के बाद माहौल गर्मा गया। दोनों नेताओं के समर्थक पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। यूपी के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव 10 जुलाई को होने हैं। चुनाव से पहले आज नामांकन की तिथि थी, जिसमें इतनी बड़ी हिंसा हुई। अगर नामांकन में इतनी बड़ी हिंसा हुई है तो सोचिए वोटिंग के दिन आखिर क्या होगा। ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन को लेकर गोरखपुर में भिड़े बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता। इस बवाल में कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी तो कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। इतना बवाल हुआ कि पुलिस से भी नहीं संभल पाया। यूपी के गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके के चरगावा ब्लॉक पर नामांकन करने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी वंदना सिंह और उनके समर्थकों पर पहले से मौजूद भीड़ ने हमला बोल दिया। आरोप है कि भीड़ ने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के समर्थकों के साथ मारपीट की। इस दौरान भयानक पथराव भी हुआ। आरोप है कि हमलावरों ने करीब आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों को भी तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस हमले में बीजेपी की प्रत्याशी वंदना सिंह के पति रणविजय सिंह समेत कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। आज बहराइच से ओवैसी ने की चुनाव अभियान की शुरुआत। राजभर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ओवैसी, यूपी में अब नहीं चलेगा मुस्लिम यादव फॉर्मूला। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए। ओवैसी यूपी में बड़ी बढ़त की बात करते रहे। हालांकि जिस सुहेलदेव पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उनसे सीटों पर अब तक नहीं बनी है सहमति। 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कोई इस बारे में फैसला हुआ? नहीं, सीटों के संबंध में कोई चर्चा नहीं। अभी चुनाव का समय है और सीटों के संबंध में आगे हम लोग बैठ के बात करेंगे। इससे पहले ओवैसी यूपी में बीजेपी पर सीधे हमले बोलते रहे, लेकिन अब की बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीधा निशाना बनाया है। मंत्री बनते ही एक्शन में आई पीएम मोदी की नई टीम। आज नए मंत्रियों ने सुबह से ही अपने अपने पदभार संभालना शुरू किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने MSME मंत्री के तौर पर अपना काम संभाला। किरेन रिजिजू को बेहतर काम के इनाम के तौर पर स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट करके कानून मंत्री बनाया गया। JDU कोटे से RCP सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिला है। अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का काम संभाला। जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को हटाकर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया को दी गई है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी की इस नई टीम में अपने अपने मंत्रालयों के काम में तेजी और छवि चमकाने की जिम्मेदारी तो है ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA का डंका बजाना भी मिशन है। JDU को मोदी सरकार में एक मंत्री पद ही तो मिला है, लेकिन इसी मंत्री पद को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि JDU सांसद ललन सिंह मोदी मंत्रिमंडल में पत्ता कट जाने से नाराज है। JDU के खेमे से मोदी सरकार में RCP सिंह को इस्पात मंत्री का दर्जा मिला है। RCP सिंह ने आज मंत्री पद का कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अब तक बधाई नहीं मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले RCP के साथ JDU के ललन सिंह का भी नाम खूब चल रहा था। ललन सिंह नीतीश के करीबी हैं, लेकिन पद सिर्फ RCP को ही मिला और इसी को लेकर RJD JDU पर निशाना साध रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी ने JDU का खेला कर दिया है। नीतीश कुमार जी की दुविधा समझी जा सकती है
कि ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं, ना दुख जता पा रहे हैं, क्योंकि बाकी सांसद नाराज हैं। हालांकि जेडीयू नाराजगी की खबरों को झूठा बता रही है। क्या जेडीयू एक पद से संतुष्ट है? देखिए, अब संतुष्ट होने और नहीं होने का कोई विषय ही नहीं। कोई भी डिसीजन पार्टी में जब तक नहीं होता है तब तक कोई राय भी दी जाती है, लेकिन नॉर्म से ही कहता है, पार्टी का अनुशासन भी यही कहता है, किसी के लिए भी किसी दल पर यह लागू होता है कि पार्टी का जब डिसीजन हो जाए तो एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं, सबका डिसीजन है। पटना में आरसीपी सिंह के समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। आखिर चुप्पी के पीछे राज क्या है? पश्चिम बंगाल से सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष का इस्तीफे वाला ड्रामा। पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी और कई नेताओं को खरी खोटी सुनाई और कुछ ही घंटों बाद वो इस्तीफा वापस भी ले लिया। सौमित्र खान ने बुधवार को दोपहर 2:22 पर इस्तीफा देते हुए फेसबुक पोस्ट किया। उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया था, बल्कि फेसबुक पर वीडियो डालकर विधानसभा में अपनी पार्टी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला। खान ने दावा किया कि अधिकारी सारा श्रेय खुद लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बंगाल बीजेपी में खलबली मच गई, लेकिन करीब 6 घंटे के ड्रामे के बाद सौमित्र खान इस्तीफे से पलट गए। रात 8:45 पर उन्होंने फेसबुक पोस्ट में इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया। कुछ घंटों बाद सौमित्र खान ने फेसबुक पर ही एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष के आदेश पर वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हैक हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का अकाउंट। पुराने फोटो और वीडियो अपलोड होने से मचा हड़कंप। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद रात 2 बजे करीब उनके फेसबुक अकाउंट से कई सारे पोस्ट हुए। उनके वो पुराने वीडियो और फोटो अपलोड हो गए जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बयान दिए थे। वो ऐसे बयान थे जिनमें वो बीजेपी पर हमलावर थे। वीडियो और फोटो अपलोड होने से हड़कंप मच गया। सिंधिया समर्थक कृष्णा घाटके ने बताया कि सुबह तक फेसबुक हैकिंग को रोक दिया और सभी डेटा रिकवर भी कर लिया गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कल ही नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को देश के नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की चेतावनी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को देश का कानून मानना ही होगा। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। जो देश का कानून है, देश का कानून सबको पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार के नए कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी जारी है। इस सब के बीच अब ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वो शिकायत अधिकारी की नियुक्ति अगले 8 हफ्ते में करेगा। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद नारायण राणे ने मोदी मंत्रिमंडल में आज अपना पद संभाला। केंद्रीय मंत्री बनते ही नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या फोन कर बधाई दी? आप केंद्रीय मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से। नहीं, बधाई नहीं दी। इतना दिल उनका बड़ा नहीं है, मगर उसने बधाई नहीं दी। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों से मेरे को बधाई मिली, यही उनकी बधाई मैं समझता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र से किसी भी पार्टी का कोई सांसद अगर केंद्र में मंत्री बनता है तो मुख्यमंत्री उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पता चलता है कि शिवसेना और राणे के रिश्ते कितने तीखे हैं। राजधानी दिल्ली के सीजो कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर में गुरुवार सुबह अचानक से आग लग गई। हम सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं और जो ये आग थी बेसमेंट के 2nd फ्लोर पर जो एसी का प्लांट है वहाँ से शुरू हुई थी। धीरे धीरे केबल में आग फैली और जो धुआं था वो ऊपर की मंजिलों तक फैल गया। सुबह का समय था, जो जितने भी कर्मचारी हैं वो हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद थे। आनन फानन में उन्हें बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची। 7 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जो आग था उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। फिलहाल जो स्थिति है वो अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है वो
शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग थी वो शुरू हुई थी और देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। जो धुआं था वो ऊपर की मंजिल पर फैलने लगा। यही वजह है एहतियातन सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। फिलहाल जो आग है वो पूरी तरीके से काबू कर ली गई है और किसी के भी इस आग में हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त सेंट्रल दिल्ली की दिखा रहे हैं और बीते दिन यानी बुधवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी पेट्रोल 100 के पार है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फिलहाल पेट्रोल का क्या दाम पहुंच गया है। तो आप देखेंगे तस्वीरों में 100 रुपये और 60 पैसे पेट्रोल का दाम पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएगा 89 रुपये 66 पैसे डीजल का दाम पहुँच गया है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे था, यानी कि आज 35 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में दर्ज की गई है। वहीं डीजल के दाम 9 पैसे आज बढ़े हैं। अभी तो बाइक यूज कर रहे हैं, आगे और बढ़ा तो फिर तो पब्लिक से ही जाना पड़ेगा क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो लोग पेट्रोल डलवाने पहुंच भी रहे हैं उनकी संख्या कम है या फिर वो जितना पेट्रोल पड़वाते थे उससे कहीं ना कहीं कम पड़वा रहे हैं। जितने में गुजारा करते थे उससे कम में गुजारा कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे पूरे देश में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। इस वक्त हम मोहाली के खरड़ में हैं, पंजाब के मोहाली जिले के इस खरड़ जगह पे आप देख सकते हैं किसान जो है यहाँ धरना दे रहे हैं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ। और सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जगह जगह किसानों ने रखे हैं जहाँ भी धरना किसान दे रहे हैं। हम संकेतक तौर पे ये महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे हैं अपने रोड पे व्हीकल खड़े करके 2 घंटे के लिए, क्योंकि अब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। हमारी आम आदमी की अब हैसियत नहीं रही इनको तेल डाल के चला सके। पुलिस वालों से बहस कर फंस गए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता माजिद हुसैन। हैदराबाद में जमीन विवाद को लेकर पुलिस वालों को दे दी थी धमकी। पुलिस वालों के साथ बहस की। पुलिस वालों को धमकी दी। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश। ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सीनियर नेता माजिद हुसैन की है। आरोप है कि हैदराबाद में एक जमीन विवाद में ये झगड़ा हुआ। इसमें AIMIM के नेता माजिद हुसैन ने एक शख्स को पुलिस के सामने धमकी दी और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो माजिद उनसे भी उलझ गए। वीडियो वायरल है और MIM नेता माजिद पर सवाल उठ रहे हैं। बाद में पुलिस ने माजिद हुसैन पर केस दर्ज कर लिया है। उन पर सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हो रही राजनीतिक हिंसा में पुलिस की भूमिका पर अब उठ रहे हैं सवाल। NHRC की टीम जब पूछताछ कर रही थी पुलिस वालों से मुर्शिदाबाद में, उसका वीडियो हो गया है वायरल। इतना फियर पुलिस को, इतना खौफ निकला नहीं। ये हाथ जोड़कर कह रहा है कि पुलिस को मत दी। पुलिस और अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे ये मानवाधिकार आयोग की टीम के सदस्य आतिफ रशीद हैं और ये कह रहे हैं कि बंगाल में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उन पर हमले हो रहे हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठी है पुलिस। देखिए कैसे घबरा कर पुलिस वालों को देख देख के पीछे से डर रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तस्वीरें मुर्शिदाबाद से आई हैं। मानवाधिकार आयोग की इस टीम ने कोर्ट के आदेश पर बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बंगाल में 2 मई को चुनाव नतीजों के बाद बड़ी हिंसा हुई थी। हालांकि उस वक्त प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में था, लेकिन पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग की टीम ने एक अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है और उसमें साफ साफ कहा है कि चुनाव के बाद हुई पूरी हिंसा एक सोची समझी साजिश है। पुणे जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से से पूछताछ की। एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया है।
मुंबई में आज सुबह करीब 11 बजे एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने खड़से से पुणे के MIDC जमीन घोटाले में सवाल जवाब किए। एकनाथ खड़से ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। पहले भी आया था, आज भी आया हूँ। भाई जो भी पूछेगा उसके लिए हम सहकार्य कर रहे हैं, आज भी करूँगा। जो कुछ है, जो चल रहा है, वो सारा महाराष्ट्र, सारा देश देख रहा है। इसके बारे में सभी को मालूम है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेट है। एकनाथ खड़से के साथ पूछताछ से पहले ईडी ने कल उनके दामाद गिरीश चौधरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुणे जमीन घोटाले का खुलासा साल 2016 में हुआ था। 2 साल की जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एकनाथ खड़से को क्लीन चिट दे दिया था। कुछ महीनों पहले ही एकनाथ खड़से बीजेपी छोड़ एनसीपी से जुड़े हैं। इसके बाद से ही ईडी ने इस केस की जाँच तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश नाकाम। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आज 4 मिलिटेंटों को मार गिराया। एक्शन में दिख रहे सुरक्षा बलों की ये तस्वीरें पुलवामा की है। पुलवामा के साथ कुलगाम में सुरक्षा बलों की गोलियों और गाड़ियां आज जैसे ही गरजती रही। दोनों ही जगह मिलकर सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंटों को मार गिराया। पहला एनकाउंटर कुलगाम के जाडूर इलाके में हुआ। नाके पर एक गाड़ी को रोकने की कोशिश के दौरान मिलिटेंट्स ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट को ढेर कर दिया। मारे गए मिलिटेंट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। दूसरा एनकाउंटर पुलवामा के पुचल इलाके में हुआ। मिलिटेंटों के छुपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हुए एनकाउंटर में भी लश्कर के 2 मिलिटेंट मारे गए। कल रात में हम लोग को 2 खबर मिला था, एक कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में, एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का जो टेररिस्ट आज उसको NH पर अटैक करना था, तो आर्मी और कुलगांव पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। इससे पहले परसों कुपवाड़ा जिले के गांजस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर महराजुद्दीन हलवाई और उबैद को मार गिराया गया था। यानी कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों में 5 मिलिटेंटों का सफाया हो गया है। पानी की समस्या को लेकर राजधानी दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। इस वक्त हम शक्तिनगर चौराहे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो बीजेपी से जुड़े लोग, कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं। पूछे दिल्ली एक सवाल, पानी कब दोगे केजरीवाल, कुछ इस तरीके के पोस्टर है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं मटकी है, उसको तोड़कर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। केजरीवाल सरकार जो दिल्ली जल बोर्ड की भी मालिक है, उन्होंने दिल्ली में त्राहिमाम कर रखा है। ऐसी सड़ी गर्मी में एक तो पानी नहीं आ रहा, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा है। आप उसको पीने तो क्या, आप उसको नहा भी नहीं सकते उस पानी से। उन्होंने 2015 में भी वादा किया था कि मैं दिल्ली की जनता को नल के अंदर RO का वाटर दूंगा, और आज भी दिल्ली की जनता को आधे घंटे के लिए इंतजार पानी के लिए वेट करना पड़ता है सुबह। विज्ञापन केजरीवाल देना बंद करे और इसी पानी के अहम मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी का यूं ही विरोध प्रदर्शन जारी है। आज देश भर में कोरोना मामलों में फिर उछाल आया। करीब 50 दिन बाद रोजाना ठीक होने वाले लोगों से ज्यादा मरीज कल रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में देश भर में 45,724 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 44,506 लोग ठीक हुए। देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा आए हैं। 56 दिन बाद ही एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 359 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 819 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के नए मामले सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे देश में कोरोना से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नहीं रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। 87 साल की उम्र में हुआ निधन। वीरभद्र सिंह को कोरोना का संक्रमण भी हुआ था। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वीरभद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
2 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सोमवार को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में सांस में तकलीफ बढ़ने के बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। वीरभद्र सिंह को 2 बार कोरोना भी हुआ था। आज शिमला में वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। सभी दलों के नेताओं ने वीरभद्र को याद किया। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। उनके पिता पदम सिंह हिमाचल की बुशहर रियासत के राजा थे। 1983 में वीरभद्र सिंह पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इजराइल में आतंकी हमले के आरोपी की इमारत को सेना ने बम से उड़ाया। इजराइल में इस इमारत को यहां की सेना ने गिराया है। सेना को खबर मिली थी कि इस इमारत में फिलिस्तीन के 2 आरोपियों का ठिकाना था जिन्हें हमले में गिरफ्तार किया गया था। इजरायली सेना के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई से उनमें डर बैठता है, इसलिए सेना ने ऑपरेशन चलाया और इस तरह इमारत को जमींदोज कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तकरार दशकों से चल रही है। हाल ही में इन दोनों देशों के बीच रॉकेट वॉर शुरू हो गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पीओके में चुनाव कराए जाने के इमरान सरकार के फैसले को बताया नौटंकी। ये तस्वीरें पीओके के कोटली की है, जहां रात के अंधेरे में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हाय 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 हाय। दरअसल इमरान सरकार इसी महीने पीओके में चुनाव कराने का पैंतरा चल रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि चुनाव के नाम पर इमरान सरकार धांधली और अत्याचार कर रही है। युवाओं में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, उसे दबाने की कोशिश है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीओके में इमरान सरकार के खिलाफ बिगुल बजा हो। मुजफ्फराबाद में भी लोग सड़कों पर है, लेकिन पीओके में पाकिस्तान का अत्याचार कम नहीं हो रहा। कैरिबियाई देश हैती में हमलावरों ने घर में घुसकर देश के राष्ट्रपति की गोली मार करके हत्या कर दी। हैती में इन दिनों मचा है हाहाकार। तस्वीरों में दिख रहे ये हैती देश के राष्ट्रपति जोवेनल माइसे हैं। कल राष्ट्रपति को उनके घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हमले में राष्ट्रपति जोवेनल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। अब देखिए हैती की ये तस्वीरें, इससे पता चलता है कि यहाँ कैसे हाहाकार मचा है। हैती में बीते कुछ महीनों में काफी अस्थिरता फैली है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता झेल रहे हैती में गैंग वॉर में काफी बढ़ोतरी हुई है। हैती की सरकार ने कुछ हमलावरों के पकड़े जाने का दावा किया है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रपति की हत्या की निंदा की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।